इस वक्त पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन के बाद कि क्या इजराइल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म कर चुका है, क्या इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हो चुका है, क्या ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बुरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त जो चपकलिश चल रही है, अब तो मामला बहुत आगे चले गए हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट सिचुएशन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के फ्यूचर के हवाले से डिस्कस करेंगे। ईरान इस हवाले से कैसी पॉलिसी आगे लेकर चलना चाहता है और इजराइल के जहन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मजीद। इस टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद जैसा कि हमने पहले देखा, ईरान के अंदर हमास के लीडर इस्माइल हनिया को असैसिनेट कर दिया गया और अब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के एक टॉप कमांडर के तौर पर तस्वुर किए जाते थे, उनको भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है। और मगरबी मीडिया की बात करें तो चीख चीख कर लिख रहा है कि इजराइल कामयाब हुआ और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जो मगरबी मीडिया वाले यूज करते हैं, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज डिसमेंटल हो चुकी और ईरान ने उनको डिसोन कर दिया। और ये भी एक एनालिसिस दिया जा रहा है मगरबी मीडिया पर कि देखो जी, ईरान इनको डेटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता था और जब इजराइल इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स के पीछे पड़ गया हाथ धोकर, तो ईरान ने इनके सर पर से हाथ उठा लिया है। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। ईरान के जो ग्रुप्स हैं वो अपने तौर पर कार्रवाइयां करते हैं और पिछले साल तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हसन नसरुल्लाह ईरान से गिला कर रहे थे कि आप हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। यानी इससे पता लगता है कि उनकी अपनी भी एक से है। अगर IRGC उनको कंट्रोल करती है इस पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, तो उनके जो कमांडर हैं जो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, अंसारुल्लाह यमन में है, हिजबुल्लाह इधर है लेबनान में, तो इनके कमांडर्स के जो फैसले होते हैं वो खुद लेते हैं। यानी वो लोकली डिजाइन किए जाते हैं प्लान्स जो उधर का ग्रुप करता है। ऑब्वियसली जिस तरह के कम्युनिकेशन के हालात हैं, अब तो शायद उनके पास टाइम और स्पेस नहीं है कि वो पहले ईरान से अप्रूवल लें और फिर ये करें। अब वो अपनी सोच के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन मगरबी मीडिया इस वक्त ये लिख रहा है इनकी गेम खत्म हो चुकी है और ईरान ने भी इनको एक किस्म का डिसोन कर दिया है। जबकि हम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के कुछ स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे आगे चलकर, जिससे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मगरबी मीडिया अपने शादियाने बजा रहा है। अब वापस आते हैं लेबनान में। लेबनान में क्या सूरत हाल है, हम सबको पता है वहां की आर्मी बड़ी वीक है और वहां की गवर्नमेंट ना होने के बराबर है। तो इजराइल को जो रेजिस्टेंस जो दिखाती है वो हिजबुल्लाह ही थी और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने वहां पर पूरा बिल्डिंग्स का एक कंपाउंड तबाह कर डाला, जिसमें इतने ज्यादा सिविलियंस भी मारे गए सिर्फ एक बंदे को टारगेट करने के लिए। जो अंडरग्राउंड उन्होंने बंकर बस्टर अटैक किया, यानी बंकर्स को भी तबाह कर दिया क्योंकि हसन नसरुल्लाह वहां पर रह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी डेफिनेटली उनके लिए कामयाबी है इजराइलीज के लिए, क्योंकि हसन नसरुल्लाह इनको पिछले 30 सालों से चैलेंज कर रहे थे और इनकी सरबराही में हिजबुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई हुई है इजराइल को। और हमेशा से ही ये हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है हिजबुल्लाह को कि पिछले 30 सालों में जब भी इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की है, हिजबुल्लाह ने इनको धकेल कर बाहर निकाला है। मतलब हिजबुल्लाह ने इनको इनकी फोर्टिफिकेशंस कायम नहीं होने दी लेबनान के अंदर, क्योंकि लेबनान की अपनी आर्मी और अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो वो इतनी वीक है और अब तो वो बिल्कुल ही डिसमेंटल हो चुकी है और अपनी जो उनकी थोड़ी बहुत आर्मी है वो इजराइल से कन्फ्रंट नहीं करना चाहती। वो डरते हैं कि जी हम पर वो अटैक कर देंगे, तो इसलिए वो हमेशा साइड पर ही रहते हैं, वो इजराइल पर कभी गोली नहीं चलाते। तो वहां पर कौन रेजिस्टेंस दिखाता है? हिजबुल्लाह। 1967 के बाद जितने भी अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हमने देखा कि वक्त के साथ साथ किस तरह मामलात भी अनफोल्ड हुए हैं। पहले अरब्स भी इनके खिलाफ होते थे, अब अरब्स ने इनसे दोस्ती कर ली है और अब इजराइल की मेन रेजिस्टेंस कौन है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। ये हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स। मतलब डायनामिक्स चेंज हो गए लेकिन कंसेप्चुअल वॉर उधर ही जारी है। मतलब मुसलमानों के वो ग्रुप जो इजराइल के तसल्लुत को नाजायज समझते हैं वो आज भी लड़ रहे हैं। पहले वो ऑफिशियल अरब गवर्नमेंट्स होती थी, अब वो आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं
और उनको ईरान सपोर्ट करता है। डायनामिक्स ही चेंज हो गई है, पहले सऊदी अरब सपोर्ट किया करता था और अब ईरान। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ब्लिंकन से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ब्लिंकन को कहा कि मुझे पर्सनली कोई परवाह नहीं है फ़लस्तीन की, लेकिन मेरी जो यूथ है ना, मेरी जो आवाम है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस इशू के हवाले से, तो आप इसके हवाले से कोई हल निकालें। ये मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कह रहे हैं, ब्लिंकन को कह रहे हैं। और ये हमने पिछले साल इस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह अरब एम्बेसडर्स पैगाम पहुंचा रहे हैं अमेरिकन को कि भाई आप और इजराइल के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ रही है हमारी यूथ के अंदर। मतलब अरब्स को पता है उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाम के सेंटिमेंट्स का एहसास करते हैं कि देखो हमारी आवाम तपी भी है। तो 67 में अरब इजरायली जंगों के बाद जब इसराइल का थोड़ा सा अपर हैंड आया, उसने लेबनान की तरफ रुख किया। 1982 में उन्होंने फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली हुई थी बैरूत के अंदर। वहां से फिर हिजबुल्लाह का आगाज होता है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप था जिन्होंने इजरायलियों को निकाल बाहर किया लेबनान के अंदर से। लेकिन सदरन लेबनान वाली साइड पर इजराइल ने एक सिक्योरिटी जोन यानी एक बफर जोन कायम कर लिया कि जी हम यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से हम आमदोरफ्त देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है वो इजराइल तक ना पहुँच जाए। उस बफर जोन को भी इजराइल को खाली करना पड़ा इनकी इस गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से, हिजबुल्लाह की। 2006 में भी इजराइल ने यहाँ पर ग्राउंड ऑफेंसिव करने की कोशिश की थी, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। और उससे पहले भी 18 साल एक गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ी है हिजबुल्लाह ने और इनको लेबनान के अंदर एंटर नहीं होने दिया, बल्कि जो सिक्योरिटी जोन, जो बफर जोन बनाया हुआ था, उसको भी खाली करना पड़ा इजराइल को। और बहुत हैवी बैटल्स हुई हैं। इजराइल के टॉप कमांडर्स, इनके टॉप एसएसजी जो स्पेशल इनके कमांडोज हैं, वो भी मारे गए हैं यहाँ पर। तो अब की क्या सूरत हाल है? इजराइल अब वो पुराने दाग धोना चाहता है जो इजराइल पर एक टैग लगा हुआ है कि वो ग्राउंड इन्वेजन में बहुत वीक है। मतलब अभी की बात करें तो अभी सारी दुनिया तारीफ करती है इजराइल की टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, उनकी जो इंटेलिजेंस है और एआई के जरिए जो वो अपने टारगेट्स को हिट करते हैं, एक्यूरेट निशाना बनाते हैं, ये इन चीज़ों की तारीफ होती है। और ग्राउंड ऑफेंसिव में हमेशा से इनकी तजलील होती है कि ये हमेशा वो जंगें हारे हैं। अब इजराइल उस दाग को धोना चाहता है और एक नए ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है लेबनान के अंदर। वो अपनी एक एलीट पैराट्रूपर 98th डिवीजन को लेबनान के अंदर उतार रहे हैं और इस 98th डिवीजन ने गजा के अंदर भी बहुत तबाही फैलाई है। इजरायली एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बैटल हार्डन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फौजी हैं और ये भी लेबनान के अंदर इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन एलीट पैरा ट्रूपर्स की सपोर्ट के लिए 7th आर्मर्ड ब्रिगेड भी भेजी जा रही है, जो इनके आर्मर्ड यूनिट्स में एक टॉप यूनिट समझी जाती है। ये भी बहुत वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड हैं और इनके साथ एक बहुत बड़ी बैकअप फोर्स भी है। इस डिवीजन में तकरीबन 14,000 के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं और इनको बैकअप करने के लिए बहुत से टैंक्स और आर्टिलरी इनके साथ है। इजराइल के इस ग्राउंड ऑफेंसिव के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि एक तो इन्होंने पास्ट के दाग धोने हैं, अपने ऊपर से ये टैग हटाना है कि हम जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसमें भी स्ट्रांग हैं। और अगर हिजबुल्लाह की तरफ से पहले शिकस्त का सामना करना पड़ा इन्हें, इस बार ये हिजबुल्लाह को कुचल कर रख देंगे। इसलिए इन्होंने एक ग्राउंड पहले क्रिएट किया है, पहले पेजर्स अटैक किए हैं, इनकी कम्युनिकेशन को डिसमेंटल किया है, इनकी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया है और अब ये समझते हैं इनका ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब रहेगा। अभी भी ये डर रहे हैं, उसके डर की वजह भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इनको पब्लिक की तरफ से प्रेशर भी है, क्योंकि जो साउथ लेबनान है उसके साथ इजराइल का सारा नॉर्थ का एरिया लगता है और पिछले साल से लेकर अब तक इजराइल ने बहुत से लोगों को वहां पर इवैक्यूएट किया है, दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया है। और इसकी वजह से जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उस पर बड़ी बैशिंग होती है लोगों की कि उनको घर बार छोड़ना पड़े और अक्सर उनके मिसाइल भी गिरते रहते हैं हिजबुल्लाह वालों के। इन सारे दागों को इजराइल अब धोना चाहता है और वो ये समझते हैं कि ये राइट टाइम है कि ये जो हिजबुल्लाह है इनको कारी ज़र्ब लगाई जाए और इनको एक ही पावरफुल पंच में नॉकआउट कर दिया जाए। अब हिजबुल्लाह की तरफ से इनको कैसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है? हिजबुल्लाह के पास भी एक रदवान फोर्स है जो कि साउथ लेबनान में एक्टिव होती है और गोरिल्ला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट हैं और इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ की टेरेन प्रोवाइड करती है। एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस रीजन है जो मेडिटेरेनियन सी के पैरेलल है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी गारें हैं जहाँ पर छुप कर ये एम्बुश कार्रवाइयाँ करते हैं। और इस डिफ़िकल्ट टेरेन की वजह से पास्ट में भी ये इलाका इजरायली फ़ौजियों का कब्रिस्तान रह चुका है।
इन माउंटेन्स के बीच में लितानी रिवर भी है जो कि लेबनीज फोर्सेस को मजीद एज प्रोवाइड करता है कि वो इस डिफ़िकल्ट टेरेन में इस दरिया के पीछे अपने मोर्चे बनाकर दुश्मन पर एक गोरिल्ला वॉरफेयर बपा कर सकते हैं। तो ये इलाका हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के लिए आइडियल है एम्बुशेस और स्नाइपर अटैक्स के लिए। 2006 में भी इजराइल जब यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन करने आया तो इनकी फोर्सेस को इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और हिजबुल्लाह सोल्जर्स की गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ने इजरायली फौजियों की नींदें हराम कर दी थी और वो यहाँ से आगे नहीं जा सके थे। तो इसलिए बहुत से मिडल ईस्ट बेस्ड एक्सपर्ट्स का यही ख्याल है कि इस बार अगर इजराइल समझ रहा है कि वो हिजबुल्लाह को काबू कर लेगा इतनी आसानी से, तो ये उनकी भूल है। और इसके साथ ही इजराइल के पास यूएस की बैकिंग है, वेस्टर्न पावर्स की बैकिंग है, एक लाइसेंस एक किस्म का उसको दिया हुआ है इजराइल को कि तुम जो मर्जी करो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इसलिए इजराइल इतना बेधड़क होकर कार्रवाइयां कर रहा है दूसरे ममालिक में जाकर। अभी देखें यमन के अंदर हुदैदा पोर्ट में कितने हमले किए हैं जब हुसियों ने क्लेम किया था कि हमारे मिसाइल्स तेल अवीव और इलाद पोर्ट पर गिरे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी इस हवाले से बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स रिलीज की थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन समझ रहे हैं कि हम खत्म हो गए हैं, ये हमारी टॉप लीडरशिप को ये एलिमिनेट करके समझ रहे हैं कि इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हमारी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह ये औरतों और बच्चों को इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक कर रहे हैं यूएस की सपोर्ट के साथ, इससे पता चलता है कि ये खुद बदमस्त हाथी की तरह पागल हो चुके हैं, ये मॉरली और साइकोलॉजिकली डिफीटेड हैं। इसलिए ये इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं जिसमें ये सिविलियंस को भी नहीं देखते कि कितने सिविलियंस भी इसका निशाना बन रहे हैं। और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि इनके पास पूरी दुनिया की प्रोपेगेंडा मशीनरी है और ये इसकी मदद से हमें निशाना बनाते हैं और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों से खुश होते हैं जैसे कि ये जंग जीत गए हैं। और उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की कि पूरी अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी इनके पास है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे हिसाब से ईरान के सुप्रीम लीडर ने पिन पॉइंट की है कि इसराइल को इस वक्त मेन एडवांटेज ही टेक्नोलॉजी का है और अमेरिकन सपोर्ट का। आप देखें जब ये जंग शुरू हुई थी और अभी भी इवन अमेरिका अपने इतने ज़्यादा बहरी बेड़े, अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने फौजी, अपना मिलिट्री इक्विपमेंट इस इलाके में ला रहा है सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सपोर्ट के लिए। वो बार बार कहते हैं कि इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और हम भी इसराइल के साथ खड़े हैं हर सूरत हाल में। और फलस्तीनियों के लिए चंद मिलियंस एड का ऐलान वो कर देते हैं। असल तो वो जो मिलिट्री सपोर्ट है वो इसराइल को देते हैं, जो इसराइल पूरा इनेबल होता है वो अमेरिका की मदद से होता है। तो ये एक सिर्फ इस वक्त फैक्टर है कि क्यों पहले मतलब जो पहले अरब वॉर्स होती थी इसराइल के साथ और जो 80s में ये इनको निकालने में कामयाब हो जाते थे, उस वक्त जंग की ज्यादातर नौयत कन्वेंशनल थी। वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर थी जिसमें टेक्नोलॉजी उस तरह अपना किरदार अदा नहीं करती थी और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व भी नहीं हुई थी। आज 2024 की बात करें जब इतने सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री वेपन्स हैं, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है, आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, आपकी डेटा वॉरफेयर है, तो इस सारी सूरत हाल में ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इसराइल और यूएस वाले कैंप को एक अपर हैंड हासिल है और ईरान अपनी भरपूर रेजिस्टेंस के बावजूद उनसे एक कदम पीछे ही रहता है। आप देखें ना, अभी ईरान के सदर भी मारे गए। वैसे तो उन्होंने कहा कि ये फनी खराबी का मसला था उनके हेलीकॉप्टर में, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह आप सीरीज बनाए हैं कि कितने लीडर्स पिछले 6 महीनों में इन्होंने असैसिनेट किए हैं इसराइल ने, तो आपको पता चल जाता है कि ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान की इंटेलिजेंस इनको मैच नहीं कर पा रही। एक ही फर्क है यहाँ पर और वो है टेक्नोलॉजी का। पहले मतलब एक आर्म रेजिस्टेंस ग्रुप्स हिजबुल्लाह जैसा ग्रुप इनसे लड़ता था और इनको टफ टाइम देता था। अब वो क्यों टफ टाइम नहीं दे पा रहे? क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ओवर द होराइजन जो ऑपरेशंस उनकी कैपेबिलिटी है उसके पास, जो अमेरिका की मदद से आती है। CIA उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान कोशिश करता है अपने ग्रुप्स के थ्रू इनको काउंटर करने की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए। तो अब उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ा डेंट डाला है इसराइल ने। नो डाउट उन पर एक डिफिकल्ट टाइम है और ईरान भी अब असेस कर रहा है कि अब चीज़ों को हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये ईरान की IRGC पासदाराने इनकलाब जो इन सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करती है, इनके भी कई कमांडर्स को अमेरिका मार चुका है और इसराइल भी। ये ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सारे सिस्टम को रीवैल्यूएट करें, अपना जितना भी इनका निज़ाम है उसको रिकंसिडर करें और देखें कहां कहां पर मसाइल थे। ये मैंने पेजर वाली वीडियो में भी कहा था कि
पेजर एक्सप्लोजन जो हुए हैं हिजबुल्लाह के लोगों के लिए, ये उनके लिए भी एक आइडियल मौका है इसको जज करने का कि अब किस तरह हमने अपनी कम्युनिकेशन को आगे लेकर चलना है। अब हमने पेजर्स को इस्तेमाल करना है या नहीं करना, अब हमने जो डिवाइसेस बनानी है कम्युनिकेशन की कहां से बनानी है। अब मुल्क के अंदर बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है इन लोगों के पास, तो ये चीज इनको पावरफुल भी कर सकती है अगर ये इंडिजिनसली सारा इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मरता क्या ना करता। ऐसी कठिन सूरत हाल में ही आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जब आपके बका की बात हो, जब आप अपने बका की जंग लड़े हो। आप देखें इजरायली कहते हैं, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, वो कहते हैं हम अपने बका की जंग लड़े हैं। वो नजर आता है कि वो अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, वो समझते हैं कि अरब हमारे दुश्मन हैं, इनकी जंगें भी हुई हैं, तो इन्होंने अपने मुल्क को सिक्योर करना है जैसा भी जिस तरह भी उनको मुल्क मिला है। तो अब इन लोगों को भी ये सारा अगर इन्होंने बचना है, अगर इनको अपनी बका अजीज है, तो इनको इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉरेन पावर्स पर जो रिलाय है उसको कम करना होगा। अभी हमने देखा था कि ईरान भी अपनी कम्युनिकेशन की जितने भी डिवाइसेज हैं और जितना इक्विपमेंट है वो रशिया और चाइना से लेता है। वो नो डाउट उनके दोस्त हैं, लेकिन अब ये टाइम है कि ईरान अपने मुल्क के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी डिजाइन करे ताकि कोई मसला ही ना रहे। ये पेजर्स एक्सप्लोजन जो हुए थे लेबनान के अंदर, ये हमें पता लगा था कि जिस कंपनी जो हंगरी में जो कंपनी इनको डिजाइन करी थी, वो प्रोडक्शन लेवल पर इन डिवाइसेस के अंदर एक्सप्लोसिव्स रखे गए थे मुसाद की जानिब से, तो इस लेवल की वो कार्रवाइयां कर सकते हैं। फिर वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़खानी करके आपके हार्डवेयर को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिवाइसेस खराब हो सकती हैं या तबाह हो सकती हैं। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर देखें, अपनी सारी स्ट्रेटजी को रीइवैल्यूएट करें, और अगर इन्होंने कर लिया तो इनका अगले 10 सालों में इजराइल पर अपर हैंड आ जाएगा, क्योंकि ये इजराइल की जो सारी जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको समझ लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ना समझा, ये इसी पैराडाइम के तहत चलते रहे, तो इनके मजीद लोग मारे जाएंगे जैसे अभी हो रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो लगता यही है कि वो नई स्ट्रेटजी इस पर काम कर रहे हैं और वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो हार है ये हमारी नहीं, ये दरअसल इनकी हो रही है। ये जिस तरह बदमस्त होकर लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, अपनी पावर को दिखा रहे हैं दुनिया को, चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं कि देखो जी हम किसी भी जगह किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, चाहे उसमें एक्स्ट्रा 600 बच्चे औरतें क्यों ना मारे जाएं, मासूम लोग क्यों ना मारे जाएं, लेकिन वो ऐलान करते हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक वॉर ऑफ आर्ट्रेशन है, जो दूसरे पर जितनी कारी ज़रबें लगाता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता और दुश्मन को वीक करता जाएगा, वही एंड पर जीतेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट रियलिटीज़ को भी समझें। नो डाउट हिजबुल्लाह के फाइटर्स ऑन ग्राउंड बैटल में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो ज़्यादा बैटल हार्डन्ड हैं इजरायली सोल्जर्स के मुकाबले में, लेकिन इसराइल इस दफ़ा प्रॉपर तैयारी के साथ आ रहा है। वो समझ रहा है कि हमने ये जो पेजर अटैक्स किए और इनकी लीडरशिप को मार दिया, अब हम ईजिली इसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर इस बार भी हिजबुल्लाह सक्सेसफुली इनको एम्बुश करने में कामयाब रही इन पहाड़ों के अंदर, तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट होगी। और इजराइल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स को भी समझना जरूरी होगा, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ लगेगा कि इस ग्राउंड इन्वेजन का लॉन्ग टर्म मकसद क्या होगा। अगर तो वो बैरूत तक जा रहे हैं और लंबा बैठने का इरादा रखते हैं, तो वो एक सिटिंग टारगेट बन जाएंगे हिजबुल्लाह और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। वो भी इनके लिए आसान काम नहीं होगा। और अगर गजा की तरह मलियामेट करना है लेबनान को, तो वो और बात है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लेबनान के हवाले से बहुत ही अफसुर्दा पोस्टें आ रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर पॉपुलेशन थी, क्रिश्चियंस थे, मुसलमान थे, अब उन सब की जिंदगियां खतरों में है। मतलब एक बहुत ही हंसता खेलता वाइब्रेंट मुल्क था, जो बहुत से लोगों को डर है कि अब नेक्स्ट गजा बनने जा रहा है। साउथ लेबनान में तो लड़ाई बहुत खौफनाक होगी आने वाले दिनों में, और इजराइल कितना आगे जाता है, कितनी इनको रेजिस्टेंस मिलती है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये तो वक्त ही बताएगा। इस सारी सूरत हाल में इजराइल वल्नरेबल रहेगा, मतलब जब तक ये कैप्चर नहीं कर पाते इन पर एक प्रेशर रहेगा, और अगर ये नाकाम रहे तो इजराइल की एक बहुत बड़ी जिल्लत होगी। और दूसरी तरफ ईरान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और IRGC के लिए कि वो अगर अपनी गलतियों से सबक सीख लेते हैं और अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्लीटली सिक्योर कर लेते हैं इस गलतियों से सीख कर, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और वहां भी इजराइल की एक नाकामी होगी, मतलब वक्ती तौर पर तो कामयाबी है इजराइल की, जिस तरह इन्होंने इनके कम्युनिकेशन सेटअप को उड़ाकर रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया, लेकिन ये ईरान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह होता है जंग में, किसी का अपर हैंड होता है और कभी कोई नीचे चला जाता है। वो क्यों नीचे जाता है? जब अगला अपनी गलतियों से सीखता है। तो ईरान ने अगर ना सीखा तो दोबारा भी इनके साथ यही होगा जो कुछ हो रहा है।
तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का खात्मा है, ये वो इस वक्त शिकस्त पा चुके हैं। नो डाउट वक्ती तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको लगा है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है और इसराइल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अब वक्त ही बताएगा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ बैटल कौन जीता है। ये एक बहुत लंबी वॉर है जिसमें ये छोटी छोटी बैटल्स हैं, जिसमें किसी को कामयाबी मिलती है तो किसी को नाकामी। अभी इसराइल फिलहाल एक विक्ट्री एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बैटल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस बड़ी जंग में नेक्स्ट राउंड ऑफ बैटल कौन जीतेगा, ईरान, IRGC और उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, या इसराइल और उनके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं। और आपके ख्याल में क्या IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सिक्योर करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत बनाएंगे इसराइल की तरह? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।